हेलो हाय नमस्ते। बंगाल का इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया। कई सारे राज्यों के इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट आ गए। जहां पर जिसको चाहिए था वहां पर उसे वो मिल गया। जहां पर जिसे जो चाहिए था उसे वहां पर मिल गया। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जहां पर भाजपा को या भाजपा के कुछ सिरफिरे तत्वों को जो चाहिए था वो मिल गया। उन्हें बंगाल चाहिए था, उन्होंने बंगाल को ले लिया। उन्हें कुछ स्टेट सीधे चाहिए, कुछ टेढ़े चाहिए, कुछ सर्कुलर बिहेवियर करते हुए चाहिए। जहां पर जिस स्टेट में बहुत ही अनपढ़ किस्म की जनता है, कम्युनिकेशन से बिल्कुल दूर, सही सूचनाओं से बिल्कुल दूर, और आसानी से धर्म, आसानी से जाति, आसानी से आर्थिक स्थितियों को लेकर के डिवाइड हो जाती है, वहाँ की जनता पर उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वहाँ पर हिंदू मुसलमान आसान होता है, वहाँ पर करके वो निकाल ले जाते हैं, कंपटीशन पास कर ले जाते हैं। जहाँ पर थोड़ा कठिन होता है, जहाँ पर की जनता बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, पढ़ी लिखी भी होती है, अनपढ़ भी होती है, कम जानकार होती है, ज़्यादा जानकार होती है, सही सूचनाओं वाली होती है, गलत सूचनाओं वाली होती है, जातियाँ मजबूत होती हैं, जातियाँ कमज़ोर होती हैं, मजदूर क्लास भी होता है, उद्योगपति क्लास भी होता है। वहाँ की जनता को उल्लू बनाने के लिए बड़ी बड़ी संस्थाओं की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे बंगाल में लिया गया। बंगाल में हम हमेशा से कह रहे थे कि भाई ईसीआई कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर दे दी गई है, इतनी ज़्यादा ताकत दे दी गई है कि इलेक्शन कमीशन ही डेमोक्रेसी बन गया है, इलेक्शन कमीशन ही देश बन गया है, इलेक्शन कमीशन ही लोकतंत्र बन गया है, इलेक्शन कमीशन ही नागरिक बन गया है। इतनी ज़्यादा पावर उसे दे दी गई है कि इलेक्शन कमीशन का एक व्यक्ति, एक ब्यूरोक्रेट इस समय सब कुछ बन गया है। इलेक्शन के टाइम पर सब कुछ बन गया है। वो किसी को डांट सकता है, किसी को मार सकता है, किसी को भगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और उसकी हेल्प करने के लिए अन्य संस्थाएं हैं हमारे पास। हेल्प नहीं करती हैं तो क्या करती हैं? काम नहीं करना भी हेल्प करना होता है। अगर कहीं पर दंगा हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, हिंदू मुसलमान एक दूसरे का गला काट रहे हैं, और पुलिस एक किनारे खड़ी हो, या पुलिस को ये ऑर्डर दिया गया हो कि 1 दिन कुछ मत करो या 1.5 दिन मत कुछ करो, और जब तक मैं अगला ऑर्डर ना दूं तब तक कुछ मत करो, तो कटते मरते रहेंगे, औरतों के बलात्कार होते रहेंगे। बहुत सारे आदमी औरतों को पकड़ पकड़ के बलात्कार करेंगे। अगर कहा जाए कि मुसलमानों का ही बलात्कार करना है तो मुसलमानों का बलात्कार करेंगे। औरतें तो मतलब अब बलात्कार ही हो रहा है, उनका न्याय नहीं हो रहा है। बड़ी सामान्य सी घटना हो चुकी है, रोज बलात्कार हो रहे हैं। बाबा पुजारी साधु संत सब इस अपराध में शामिल हैं। औरतों के साथ सिर्फ बलात्कार हो रहा है और न्याय नहीं हो रहा है। आदमियों की हत्या हो रही है, औरतों का बलात्कार हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। एक औरतों की बात कर रहे हैं तो ये भी क्लैरिफाई करना ज़रूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप औरतों का तो बहुत लिखती रहती हैं, पर जब कुछ करना होता है तो आप नहीं करती हैं। भाई, हमारा काम कहना ही है, हमारा काम लिखना ही है, हमारा काम न्याय पर सवाल उठाना है, हमारा काम बलात्कार जो हो रहे हैं उन पर न्याय नहीं होता उस पर बोलना है। हमारा जो काम है यही है। हमारा काम किसी को फांसी पर चढ़ाना नहीं है, हमारा काम किसी की जान लेना नहीं है। बलात्कार हो रहे हैं, न्याय नहीं हो रहा है, ये बताने का काम हमारा है और वो हम करते हैं। हम न्यायालय में नहीं बैठे हैं, हम न्यायाधीश नहीं हैं। हमने जो पेशा चुना वो ये है कि हम अन्याय के खिलाफ लिखते और बोलते हैं, और अब तो वीडियो भी बनाने लगे हैं।
तो पत्रकार कभी किसी को न्याय नहीं देता, पत्रकार फांसी पर नहीं चढ़ाता। जर्नलिज्म में ये चीजें, जर्नलिज्म को ये काम नहीं दिया गया है जैसा कि संस्थाओं को दे दिया गया है। सब कुछ वही कर रही हैं, वही वोट डाल रही हैं, वही वोट को काउंट कर रही हैं, वही वोट पहले से निर्धारित कर दे रही हैं कि कौन विजेता होगा, वही हरा रही हैं। वो एक खास पार्टी के लिए काम कर रही हैं, वो पार्टी सिर्फ एक खास किस्म के धर्म को प्रोत्साहित कर रही है, और वो असल में धर्म भी नहीं है, वो एक राजनीतिक सोच है। मैं पहले भी कहती रही हूं कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, यह एक राजनीतिक सोच है जिसमें पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और धर्म, पूजा पाठ, आपके जो न जाने करोड़ कितने देवता देवी हैं उनको सबको एक मिला देना, एक का कॉकटेल बना देना और फिर उसको पिलाना। धर्म और राजनीति एक साथ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और जिस भी देश में धर्म और राजनीति एक हुए हैं उस देश का सत्यानाश हुआ है, वहां के समझदारों का सत्यानाश हुआ है, समझदार लोग मारे गए हैं। वैश्विक इतिहास भी यही कहता है और हमारे इतिहास में भी ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स ये बताते हैं। तो आज हमारे देश में जो आज तक नहीं हुआ वो ये है, 2014 से के बाद से ये हुआ है कि हमारे यहाँ धर्म और राजनीति का कॉकटेल बना दिया गया और ये संविधान को बिल्कुल वैसे ही कुतर रहा है जैसे दीमक किताबों को कुतरते हैं। एक एक स्टेप लोगों को बड़ा आकर्षक लगता है। कुछ लफंडर खुश हो रहे थे, बड़े उछल रहे थे। लफंडर ही हैं, उनका कोई वो नहीं है जो पढ़ते लिखते नहीं है। वो पढ़ लिख के स्कूल गए, बड़े हो गए, ग्रेजुएट हो गए, मास्टर ग्रेजुएट हो गए, इंजीनियरिंग कर लिया या पीएचडी कर लिया या एमफिल कर लिया। अगर उन्होंने ये नहीं समझा कि न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, पार्लियामेंट का काम क्या है, सरकार कैसे काम करती है, उसको क्या करना चाहिए, तो आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है भाई। आपको सीरियसली नहीं लिया जाएगा। हम सीरियसली नहीं ले सकते ऐसे लोगों को। क्यों सीरियसली लें? अनपढ़ों को कौन सीरियसली लेता है? अनपढ़ ठीक था, पर अनपढ़ अगर राजनीति और समाज की शिक्षा देने लगे, वो भी पढ़े लिखों को, तो ये तो ना तो नैतिक है और ना ही ये प्राकृतिक है कि आपकी बात को मानी। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पर कायरों की पूजा हुई है? दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर कायरों की पूजा होती है। ये हमारा ही देश है जहां पर कायरों को ऐतिहासिक देवता बनाने की कोशिश की जा रही है लगातार। समाज किससे सीखेगा? वो कायर नहीं हो सकते। कायरों से ये समाज नहीं सीखता। जिस समाज ने कायरों से सीखने का प्लान बनाया है वो समाज एक दिन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बंगाल का इलेक्शन रिजल्ट आ गया, 61-65% लोग क्रिमिनल हैं, उद्योगपति हैं। अगर पार्लियामेंट में भी क्रिमिनल और उद्योगपति बैठेंगे, विधानसभाओं में क्रिमिनल और उद्योगपति बैठेंगे, तो आम आदमी तो मक्खी है, मिट्टी है, मच्छर है, तिलचट्टा है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जब तक गरीब इस क्या कहें, जबान रुक जाती है। लेकिन उद्योगपति और क्रिमिनल देश के लिए घातक हैं, खास तौर पर तब जब वो कानून बनाने की संस्थाओं में बैठे। बंगाल इलेक्शन में ऐसे लोगों को बंगाल इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिन्होंने सड़कों पर कोई काम नहीं किया, जिन्होंने कभी कोई सामाजिक काम नहीं किया। ऐसे लोगों को एक महिला द्रौपदी का रोल महाभारत में प्ले कर चुकी है, उसका नाम है रूपा गांगुली शायद, सॉरी अगर कोई गांगुली ही है तो वो महिला ममता बनर्जी जैसी रियल राजनीतिक महिला को कहती है
कि उनकी कविताओं की तरह वो भी समझ में नहीं आती, और भी भला बुरा, मतलब उसकी लैंग्वेज में एक जो जीत का जो घमंड होता है वो झलक रहा था, जबकि वो महिला रियल राजनीतिक नहीं है, बस एक एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस होने के नाते उसे टिकट दिया गया और वो जीती, और वो इसलिए नहीं जीती कि वो कोई राजनेता है। उनको महाभारत में एक बार रोल मिला था द्रौपदी का। देश की जनता न जाने कितनी पीढ़ियों तक इन लोगों के गुलाम बनी रहेगी, इन लोगों की फैन बनी रहेगी, जबकि ये जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं हमारे देश के 1 या 2% लोग ऐसे हैं जो समाज के प्रति कोई सेंसिटिव भावना रखते हो। ये सभी एक ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सिर्फ अपने लिए संसाधनों को जुटाते हैं, उसके लिए वो कुछ भी करते हैं। ऐसे लोग जिसका देश पूरा फैन होता है, उनको उनका जीतना बहुत आसान होता है। वो खड़े कर दिए जाते हैं, ना कुछ काम करते हैं, ना कुछ सामाजिक विकास करते हैं, ना वो सांसद निधि से अपने पैसे देते हैं आम लोगों को कि कम से कम मेरे पास पैसा आया है, करोड़ों रुपए आए हुए हैं अपने क्षेत्र का विकास करवाने के लिए। किसी को पैसा नहीं देते, देते भी हैं तो कुछ % देते हैं, बाकी ले लेते हैं। ये वाला काम जो है वो सारे सांसद लगभग करते हैं। सिर्फ कुछ ईमानदार ही होंगे जो नहीं करते होंगे, ज्यादातर सांसद ये करते हैं। पैसा तो देते हैं पर उससे ज्यादा पैसा ले लेते हैं, और फिर उसी कम पैसे में लोग बिल्डिंग्स बनवाते हैं, स्कूलों की बिल्डिंग्स बनवाते हैं, और भी अस्पतालों की बिल्डिंग्स बनवाते हैं, और वो कमजोर बनवाते हैं। या तो अपने घर से पैसे लगाएं दिखाने के लिए कि भाई हमने ये बिल्डिंग बनवाई, इतने लाख की बिल्डिंग है, पैसा तो हमें इतना ही मिला, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हमने ज्यादा पैसा लिया। ऐसे लोगों के दीवाने हमारे देश की जनता, जो समाज के लिए कुछ करते भी नहीं, वो जीत जाते हैं, और जीतने के बाद ऐसे लोगों को कुछ बोलते हैं, खराब बोलते हैं, ऐसे राजनेताओं को खराब बोलते हैं जो जीवन भर पब्लिक के लिए ही सर्व किया, जिन्होंने जीवन अपना पब्लिक को सर्विस देने में ही गुजार दिया, उन्हें बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो दौलतमंद हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, कभी एक प्रॉपर रैली भी नहीं करते, कभी जनता की समस्याओं से वाकिफ भी नहीं होते, क्योंकि इन्हें धूप लग जाती है। वे लोग चुनाव में जीत के आते हैं, 5 साल ऐश करते हैं। हमारे पार्लियामेंट में भी ऐसे ऐसे फालतू के लोग भरे पड़े हैं जो सिर्फ ड्रामे करते हैं, जो सिर्फ नाचते हैं, उछलते कूदते हैं, और राहुल गांधी कांग्रेस को गाली देते हैं, जिसको मन आता है उसको गाली देते हैं, और हैसियत कुछ नहीं, न पढ़ाई, न लिखाई, न सामाजिक कार्य। वे लोग पार्लियामेंट में और तमाम सारी विधानसभाओं में आकर के अच्छे लोगों को गाली देते हैं। किसी को समझ में आए न समझ में आए, ये बात बहुत सीरियस होने की है कि लोग क्यों नहीं समझ पाते, उनका कौन सा ईर्ष्या, उनकी कौन सी ईर्ष्या शांत होती है इन लोगों के, घटिया किस्म के लोगों के जीतने पर। क्यों वो उछल कूद करते हैं? क्या वो ये नहीं चेक करते कि इनका सामाजिक दायरा क्या है, इन्होंने सामाजिक रूप से कोई काम किया है कि नहीं? बीजेपी एक ऐसा दल है, बहुत क्लियर और साफ शब्दों में, कि वो आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन असल में बीजेपी को पसंद करने वाले लोग भीतर से पर्सनली बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, धार्मिक कट्टर होते हैं, महिलाओं को भला बुरा कहने वाले लोग होते हैं। अच्छी महिलाओं को, कम से कम मैं हर महिला को मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन हर महिला को महिला होने के नाते कोई गाली दे, ये अच्छी बात नहीं। ज्यादातर लोग सेक्सुअल अब्यूज करते हैं औरतों को, क्योंकि वो कमजोर होती हैं। किसी को कमजोर होने के नाते आप गाली नहीं दे सकते। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सारे आदमी बुरे होते हैं और ना सारी औरतें अच्छी होती हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें औरतें बहुत बुरी हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें औरतें पीड़ित हैं।
बहुत सारी औरतें तो घर ही तोड़ देती हैं, घर ही बर्बाद कर देती हैं, खुद की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। उन्हें क्या कहा जाए? कुछ नहीं कहा जा सकता। पर राजनीति में जो औरतें आ रही हैं, ये भी आदमियों की औरतें हैं, ये आदमियों की गुलामी कर रही हैं। भाजपा जैसे दल में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो महिलाओं को ऊंचा उठाती हो। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई नीति नहीं है जो औरतों को डिसीजन मेकर बनाती हो। वे सिर्फ फॉलोअर बन सकती हैं, वो सिर्फ दास बन सकती हैं, वो सिर्फ नौकर बन सकती हैं। उनकी कोई स्वतंत्र सोच नहीं है। जबकि जब यह संविधान बन रहा था, जब यह संविधान लिखा जा रहा था, संविधान सभा में ऐसी बहुत सारी औरतें थीं जिनमें पढ़ी लिखी दलित औरतें भी थीं, पढ़ी लिखी मुसलमान औरतें भी थीं, पढ़ी लिखी हिंदू औरतें भी थीं। एक बार कुछ चर्चा हो रही थी कि उसमें संविधान सभा में, कि मैंने एक कॉलम भी लिखा था इस पर, तो उसमें जब आया कि भाई भारत का संविधान में ऐसा लिख देते हैं कि भगवान की शपथ ली जाएगी, महिला ने ही रिजेक्ट किया था कि नहीं। आज की महिलाओं को देख लो, आज के आदमियों को देख लो। पार्लियामेंट क्या इसलिए बना था कि उसमें क्रिमिनल बैठे? पार्लियामेंट इसलिए बना था कि उद्योगपति भी उसमें बैठे। उद्योगपति पार्लियामेंट में बैठेगा तो उद्योग का प्रसार करेगा, क्रिमिनल बैठेगा तो क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा। कोई भी क्रिमिनल अपने खिलाफ चल रहे किसी भी केस को आगे बढ़ने नहीं देगा। जैसा कि अभी बंगाल इलेक्शन के बाद हुआ, बहुत सारे लोग यूपीएससी जिहाद, लब जिहाद, बहुत सारे जिहाद विहाद जिनके ऊपर केस चल रहे थे, गोली मारो समवन सालों को और टिकट का वोट का बटन ऐसे दबाओ कि सबके ऊपर से जो चार्जेस थे उसको कोर्ट ने हटा दिया। कोर्ट किसके लिए काम करेगी? उद्योगपतियों के लिए, क्रिमिनल्स के लिए। सरकार किसके लिए काम करेगी? क्रिमिनल्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए काम करेगी। आम जनता कहां गई? आम जनता तो कहीं है नहीं। कुछ चुनिंदा पत्रकार जो संविधान के, जो न्यायपालिका से ज्यादा संविधान को फॉलो करते हैं, पर कस्टोडियन नहीं है उसके। कस्टोडियन वही है, अभिरक्षक वही है। बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं, एक जर्नलिस्ट को कोई सुविधा नहीं मिलती। जर्नलिस्ट अगर गोदी ना हुआ तो, गोदी मीन्स वो जो सरकार के लिए, सरकार की गोद में बैठ करके सरकार के लिए काम कर रहा है। और सरकार किसके लिए काम कर रही है? एक खास राजनीतिक एजेंडे के लिए काम कर रही है, देश के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, सरकार क्रिमिनल्स के लिए काम कर रही है। अगर आज की वर्तमान सत्ता क्रिमिनल्स के लिए काम नहीं करती तो बंगाल की विधानसभाओं में 65% लोग, 65 या 61 जो भी हो, ये कम नहीं होता, क्रिमिनल्स और उद्योगपति नहीं बैठते। आम आदमी पे थूक देंगे, वो चलते चलते थूक देंगे। संविधान सभा में बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी ऐसा नहीं था जो इस तरीके से सोचता रहा हो कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी दिन आ सकता है कि भारत की पार्लियामेंट क्रिमिनलाइज्ड हो जाएगी। कभी सोचा ही नहीं था एक क्रिमिनलाइज्ड पार्लियामेंट आम नागरिकों के लिए कानून नहीं बना सकती। वो अपने लिए, अपने को बचाने के लिए कानून बनाएगी और उद्योग का विस्तार करेगी। बंगाल का इलेक्शन, बंगाल का चुनाव जीत गए ये लोग, कैसे कैसे करके। हमने पहले ही कहा था SIR हो रहा है, जीत नहीं पाएंगी ममता जी, हार जाएंगी। मैंने पहले भी कहा है कि उनके नाक का मसला हो जाता है, बार बार हारते हैं तो नाक का मसला हो जाता है, फिर एन के इन प्रकार। मणिपुर में अत्याचार हो रहा है, उधर केन बेतवा रिवर के लिए, लिंक के लिए तमाम सारी औरतें मृत्युशैया बनाकर उस पर लेटी हुई हैं, सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एक साधु मथुरा के मंदिर में पुजारी 13 साल की बच्ची के साथ रेप करता है।
रेप की चर्चा करना कुछ लोगों को गंवारा नहीं है और सरकार को आदत पड़ चुकी है। उनके दल में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो रेपिस्ट हैं और जेलों से बाहर हैं, किसी न किसी तरह उन्हें सपोर्ट करते हैं या फिर उनके दल में हैं। आजकल मैं इंस्टाग्राम में भी चली गई हूँ गालियाँ खाने के लिए। वहाँ जो लोग भी हैं वो हमसे सहमत नहीं होते हैं तो गाली दे देते हैं, उससे उनके भीतर का जो महिला नफरत है वो बाहर आ जाता है। और वैसे भी हो सकता है कि हमारे ही कमाए हुए पैसे के टैक्स से वो पल रहे हों। हम नीतियों की बुराई क्यों करते हैं, हम नीतियों की आलोचना क्यों करते हैं? नीतियाँ ऐसी बनाई ही जाती हैं कि वो हमारे ही ऊपर कुल्हाड़ी पड़ जाती है। आज के गवर्नमेंट की नीतियाँ ऐसी हैं कि आपके ही पॉकेट से पैसा चुराएंगे और आप ही को गाली दिलवाएंगे। आप कुछ कहोगे तो हम कुछ करेंगे नहीं, ज़्यादा बोलोगे तो और गंदी गाली देंगे। नाम राम का लेंगे, बगल में छुरी रखेंगे। ना राम मुख में राम, बगल में छुरी। राम राम बोलेंगे पर कुछ बोलोगे तो छुरा भोंक देंगे। पहनेंगे ऑरेंज कपड़े, बताएंगे कि हम साधु हैं, लेकिन अंदर से हमारे भीतर उद्योगपति होगा जो शोषक प्रवृत्ति का होगा, झूठ बोलेगा, गंदा सामान देगा, विष देगा, जहर देगा, लेकिन आपके पॉकेट से पैसा ले लेगा आप में भरोसा दिला करके कि आप आस्था के कारण ये चीज ले रहे हैं। आपकी स्किन बड़ी सुंदर हो जाएगी, आप जेल लगाइए, एलोवेरा जेल, हर किस्म की क्रीम देंगे। साधु बाबा लोग, नाम तो साधु योगी वगैरह वगैरह, लेकिन बने हैं उद्योगपति, लूट रहे हैं देश को, हर जगह घुस रहे हैं। एक साधु हरिद्वार पे पूरा कब्जा कर लिया है, मणिपुर पे पूरा कब्जा कर लिया, आसाम में पूरा कब्जा कर लिया है। एक साधु दिखता साधु है, लोगों को लगता है साधु है, साधु नहीं हो। उसमें उद्योगपतियों के पाप करने के वाले सारे गुण हैं। साधुता को क्रिमिनलाइज कर चुका है। हमारे नौनिहालों, हमारे युवाओं को कुंद कर चुका है। हमारे युवा जो वैज्ञानिक सोच के हो सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, वो और बाहर जा सकते थे और उनके दिमाग का विस्तार हो सकता था, उन्हें कुंद कर दिया है। किसी को समझ में आए या ना आए, देश सचमुच बदल रहा है और देश किस तरफ बदल करके किस दिशा में जाएगा, कितने दिन स्थिर रहेगा, कितने स्थायित्व के साथ वो आगे बढ़ेगा, इसका आइडिया उन लोगों को है जो दूरदर्शी हैं। क्या हमारे इर्द गिर्द सारे लोग बुरे हैं? नहीं, हमारे इर्द गिर्द सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन मूर्ख हैं, दूरदर्शी नहीं, दिमाग नहीं है उनमें। तात्कालिक फायदे के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन भविष्य ये होगा कि कुछ हो नहीं पाएगा, तो बैठ के रोएंगे और फिर कोई मदद करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। हमारे तमाम सारे युवा क्रिमिनल्स के साथ खड़े रहते हैं। क्रिमिनल्स के पास, छोटे बड़े क्रिमिनल्स, लोकल लेवल के क्रिमिनल्स, हाई लेवल के क्रिमिनल, नेशनल लेवल के, वर्ल्ड लेवल के, एप्स्टीन लेवल के क्रिमिनल्स के साथ फोटो खिंचाते हैं और उन्हें लज्जा भी नहीं आती। हमारे दौर में हम देख लेते थे कि ये क्रिमिनल है, इस गलत काम करता है, इसने लड़की को आंख मारी है, इतना भी हमारे लिए बहुत होता था। हम उससे नफरत करते थे कि ये हमारे इर्द गिर्द नहीं बैठ सकता था। इवन हमारी रिश्तेदारियों में भी तमाम सारे लोग आना जाना ऐसा करते थे जो लड़कियों को छेड़ते थे, किसी को पता भी नहीं होता था। कहा जाए तो कोई भरोसा भी नहीं करता था। छेड़ने वाले लोग आते थे। दे आर, ऑल आर क्रिमिनल्स। हो सकता है वो आज बहुत पैसे कमा रहे हो, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदला होगा। उनका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। वे लड़कियां छेड़ते थे तो आज भी छेड़ते होंगे, वो कमजोरों के साथ अत्याचार करते तो आज भी कर रहे होंगे। वे वो सब कुछ कर रहे होंगे जो वो बचपन में तमाम सारी लड़कियों के साथ किया करते थे। वे राजनीति में जाएंगे अगर, तो वहां भी वो वही करेंगे, वहां भी लड़कियां ही छेड़ेंगे।
हमारे देश का माहौल बहुत बुरा है और लोगों को डरना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। ये बात पुजारी जानता है, हम सभी जानते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सभी शायद पुजारी रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कोई होगा, कोई था, कोई धोखा खा चुका है, कोई बन चुका है, बदल चुका है। आज राम बस एक राजनीति है। लोगों ने राम को भी नहीं छोड़ा। हमारे देश में राम ने अपना मुकदमा खुद लड़ा। मैं तो सोच रही थी कि वो कौन से वकील थे जिन्होंने राम को पक्ष बना दिया। राम को पक्ष बनाते तो अल्लाह को भी पक्ष बना देते, क्यों नहीं बनाया? अत्याचार अन्याय तो यहीं पे हो गया। जब राम लला विराजमान एक पार्टी थे तो अल्लाह विराजमान भी पार्टी होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? किसने इस बात को आगे बढ़ाया? ये कैसी चाल है? ये कैसा धोखा है? ये कैसी चाल है? ये कैसा भ्रम है? कितना स्वार्थी है हमारा समाज। स्वार्थी लोगों का समाज हो गया है। किसी के साथ उठने बैठने का मन नहीं करता। आप जैसे होते हैं, आपकी सरकार भी वैसी होती है। और कुछ लोग अल्पसंख्यक होते हैं जो हमेशा चिल्लाते रहते हैं। गांधी भी अल्पसंख्यक थे, लेकिन कम से कम उस जमाने में लोगों में ये तो दम था कि गांधी को समझ सके। इतने और कॉन्फिडेंट नहीं थे उस दौर के लोग, समझदार थे। आज के दौर के लोग इतने और कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि उनकी कोई औकात नहीं होती, और उसके बाद भी वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किसी को कुछ भी सिखाने लगते हैं। वो पत्रकार को पत्रकारिता सिखाने लगते हैं। वो सीधे कहते हैं आपको पता भी है। उन्हें कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो सीधे कहते हैं आपको पता भी है। आप अधूरी जानकारी लेके आई हैं, पूरी जानकारी लेके आइए। पूरी जानकारी क्या है? जो उन्हें पसंद है, जो उनके व्हाट्सएप पे आया है, जो असल में कोई जानकारी ही नहीं है, जो झूठा इतिहास है, जो झूठे लैब से निकली हुई झूठी बात है। उस झूठे को चाहते हैं कि हम ले लें और हम अपने मुंह से बोलें। ये कैसे हो सकता है? ये समाज भगत सिंह, चंद्र बोस, नेहरू, गांधी जैसे लोगों को पूजने वाला समाज है। किसी माफी मांगने वाले का समाज नहीं है। ऐसे लोगों की पूजा यहां नहीं होती। आप जबरदस्ती माफी मांगने वाले, बाप करने वाले, मुझे माफ कर दो, मुझे और थोड़े दिन जिंदा रहने दो, ऐसे करने वालों की पूजा नहीं करता। ऐसे लोगों को दुत्कारता भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कमजोर थे, आपने माफी मांग ली, आपने क्षमा मांग ली, अब आप बैठे रहिए। आप भगवान क्यों बनना चाहते हो? ऐसा कहीं हुआ है? ऐसा नहीं होता। वे लोग कभी ऐसे लोगों को भगवान नहीं बनाते जो साहसी होते हैं। कायरों का भगवान ऐसा हो सकता है जो तरह तरह की चालबाजियां करके, इधर से उधर से दीवार तोड़ के, नींव खोद के, छत फोड़ के आपका धन लूट ले। ऐसे लोगों की पूजा शिक्षित समाज नहीं करता, अनैतिक लोग करते हैं। उनको ये सब स्किल लगती है। शिक्षित, नैतिक, दूरदर्शी लोगों के लिए यह स्किल नहीं है। वे डर जाते हैं कि अगर यही तरीका सबने अपना लिया तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। परिवार तो ध्वस्त हो ही जाएंगे, समाज, देश, और फिर आपका अस्तित्व मिट जाएगा। मैं कह रही थी कि आजकल इंस्टाग्राम में मैं हूँ, कुछ कहती हूँ तो गालियां पड़ने लगती हैं। न जाने कौन है वो लोग। कोई कृष्ण की फोटो लगाए हुए है तो कोई किसी सुपरमैन के विलन की फोटो लगाए, सुपरमैन की फिल्म के विलन की फोटो लगाए हुए है। महिलाएं कम हैं, जैसा कि हर जगह महिलाएं कम होती हैं। किसी ने राम की फोटो लगाई है, किसी ने शिव की लगाई है। हर भगवान के डिब्बी वाला आके मुझे कुछ भी कह जाता है, और वो सभी भाजपाई हैं।
सभी हिंदुत्ववादी हैं, सभी नफरती हैं। ऐसा नहीं कि उसमें छोटे दलों से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वो भी हैं। पता नहीं अंबेडकर को चाहने वाले अंबेडकर को समझ क्यों नहीं पाए। वो कुछ नहीं समझते, वो संविधान नहीं समझते, वो न्यायपालिका नहीं समझते, वो सरकार नहीं समझते, वो कुछ नहीं समझते, वो बस गाली देते हैं। उनको एक उनकी फैंटेसी है कि एक पढ़ी लिखी महिला हो, कुछ सही बता रही हो तो गाली दे दो। इंस्टाग्राम ऐसा नहीं है कि वो बाहर के लोग हैं, वो हमारे समाज के लोग हैं। हमारे समाज में ऐसे ही लोग हैं। पहले उनको बोलने का मौका नहीं होता था, पहले गाली देने का मौका नहीं होता था, पहले पर्दे के पीछे गाली देते थे, बाथरूम में गाली दे देते थे, घर के भीतर गाली दे देते थे। अब वो खुल के गाली दे देते हैं, डीपी भगवान की लगाते हैं और गाली दे देते हैं। हम भी किसी किसी को दे देते हैं, पर हमारे पास उतनी अच्छी गालियां हैं नहीं और हम बोल नहीं सकते। अक्सर शांत चित्त लोगों को हमेशा कमजोर समझा जाता है समाज में। गांधी भी समाज के वे ऐसे व्यक्ति थे जो शांत चित्त थे, और इतना डर गए लोग कि उनकी हत्या कर दी। कैसे लोग थे वो? मैं हमेशा कहती हूँ कि वो हत्यारे थे, हत्यारे हैं, हत्यारे रहेंगे। कभी इंसान की हत्या करेंगे, कभी विचारों की हत्या करेंगे, कभी जातियों की हत्या करेंगे, कभी धर्मों की हत्या करेंगे, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। खुद जिंदा रहेंगे पर लोगों को मारेंगे और सत्ता का सुख भोगेंगे। और तमाम भेड़ बकरियों जैसे इंसान उनकी पूजा करेंगे, उनको भगवान बना लेंगे। तानाशाह, किसी भी देश के तानाशाह ऐसे ही बन के तैयार होते हैं, ऐसे ही पूजे जाते हैं, ऐसे ही लोकतंत्र के रास्ते तानाशाहों का आगमन होता है। पहले भारत में कम संख्या में थे, अब आज हर घर घर घर, कण कण, डाली डाली, पत्ता पत्ता, सब जगह। आप इंतजार करिए कि आपके 15 लाख शायद मिल जाए।